Hello everybody, this side Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on the platform of G-Centric। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रैंकर्स की लिस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार हर कोई जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं वो बेसिक्स को तो करते ही करते हैं, लेकिन ये कुछ सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आधी जनता तो डाउन हो जाती है, निकल लेती है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट लेवल तक पहुंचना है, फर्स्ट लेवल ऑफ एस्पिरेंट्स में पहुंचना है, अगर आपको रैंकर्स की लिस्ट में शामिल होना है तो फिर इस केस में आपको ये जो कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन पर भी अच्छे से कमांड बनानी पड़ती है। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। इस लेक्चर में कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सिलेबस है उसमें, किन किन पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है और सब्जेक्ट की टेंडेंसी कैसे है। इस सब्जेक्ट को रीड करना है, अगर हमें इस सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है तो क्या स्ट्रेटजी रखनी है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेट में कम्युनिकेशन सिस्टम 9 to 12 मार्क्स वेरी करता है। ठीक है, हालांकि अभी इस बार सिलेबस थोड़ा हल्का फुल्का चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं डिस्कस करूंगा अभी सिलेबस में क्या क्या कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंजेस आए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, बहुत माइनर से चेंज है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो सिलेबस करीब करीब सेम ही रहा है जो पिछले गेट तक में था, गेट 2020 तक जो था, 21 में भी IIT बॉम्बे ने सेम सिलेबस रखा है। अगर मार्क्स की बात करें आप तो 9 to 12 मार्क्स में 3 पार्ट्स में ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में मैं इस सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है वो एनालॉग कम्युनिकेशन इन जनरली इस टर्म्स में हम बोल देते हैं। सेकंड पार्ट इज डिजिटल कम्युनिकेशन एंड थर्ड पार्ट इज जो थोड़ा सा टफ होता है, जिसमें सब लोगों को प्रॉब्लम आती है, रैंडम वेरिएबल्स, नॉइज, ये सब। ठीक है, तो अभी एक बार चलिए एक एक करके मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके सिलेबस के सारे पार्ट्स के बारे में। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है आपको ये सुनने को मिला होगा जिसका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स वीक है वो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं सीख सकता है। वो पढ़ तो सकता है, वो क्लास में बैठ करके आनंद तो ले सकता है, लेकिन में पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकता है, और हो सकता है बिल्कुल ही वीक हो अगर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, और बंदे का माइंड भी इतना शार्प ना हो, IQ इतनी तेज़ ना हो, तो फिर कम्युनिकेशन सिस्टम उसके ऊपर से निकलने वाला है अगर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आपका अच्छे से कमांड में नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सिग्नल सिस्टम पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स अभी रनिंग मोड में होंगे, पढ़ रहे होंगे, और बहुत कुछ ऐसे होंगे जो सिग्नल्स एंड सिस्टम काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुके होंगे, उस टाइम पर बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स सब्जेक्ट की टेंडेंसी यह है कि थोड़ा सा ये रिवीजन रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए भूल जाते हैं चीज़ें, समझ के रखें हम लेकिन फिर भी भूल जाते हैं चीज़ें। तो बेसिक में मैं उन्हीं चीज़ों को याद दिलाऊंगा। बस हम सबसे पहले सिलेबस में डिस्कस करेंगे बेसिक्स, और बेसिक्स से रिलेटेड कुछ 5-6 लेक्चर्स रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक्स में जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में यूज में आने वाले कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, और कुछ पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिसिटी जहाँ पे आप कमेंट करते हैं सिग्नल्स के लिए, वो पीरियोडिसिटी ऑफ सिग्नल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बेसिक में इनको कवर करवाऊंगा, उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हम समझेंगे और हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझेंगे इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी हम कवर करने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जैसे बेस बैंड सिग्नल, बैंड पास सिग्नल, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल,
मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेशन, ये सब कुछ टर्म्स आने वाली हैं, तो इन सब का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि अगर ये हमें मीनिंग क्लियर होंगे तो आगे के जो पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे उनमें हमें समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद होने वाला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है, किस किस तरीके के से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दो हमारे सामने चॉइस आएंगी, या तो हम एनालॉग कम्युनिकेशन करें या डिजिटल कम्युनिकेशन करें, या तो हम विद वायर कम्युनिकेशन करें या हम वायरलेस कम्युनिकेशन करें। जब हमें वायरलेस कम्युनिकेशन करना होगा तो उस केस में हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन किस किस तरीके से हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो हमारे पास चॉइस होंगी, या तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करें या हम एंगल मॉड्यूलेशन करें। किसका करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एंगल मॉड्यूलेशन? तो एक सिग्नल होता है कैरियर सिग्नल, उसका हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एंगल मॉड्यूलेशन करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे, किस पर बेस्ड होगा ये मॉड्यूलेशन, किसके थ्रू करेंगे? तो जिस मैसेज को हमें ट्रांसमिट करना है उस मैसेज पर बेस्ड होगा कैरियर का एम्पलीट्यूड या एंगल मॉड्यूलेशन। अब हमें डिस्कस क्या करना है यहाँ पे, हमें इनमें मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है अगर, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन कौन से टाइप के होंगे वो डिस्कस करना है। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक जनरल DSB-FC या जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, DSB-SC होता है, SSB-SC होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड VSB ये होता है। ठीक है, तो ये VSB-SC सप्रेस्ड कैरियर के साथ होता है। SC यहाँ पर सप्रेस्ड कैरियर है, SB मतलब साइड बैंड, डबल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ये सारी जो हैं ये टर्म्स जो हैं इनको हम जैसे जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे होंगे ना तो सबका मतलब समझ में आता जाएगा। अब देखो जनरली होता क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आपने कॉलेज में भी पढ़ी होती है और इतनी सारी खिचड़ी सी लगती है कि क्या DSB होता है, क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, कौन सा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, कौन सा बेस बैंड होता है, कौन सा बैंड पास होता है, ये क्लियर नहीं रह पाता है, कंफ्यूजिंग रहती है टर्म्स। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाने का बस ये होगा कि आप जब कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर रहे हो तो आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हों, और मैं ये आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ सब चीजें क्लियर होंगी। आप खुद तो माइंड में क्लियर होंगे, आपको कोई सामने बंदा मिल जाएगा तो आप उसको भी क्लियर कर देंगे, उसको भी अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अच्छा, एंगल मॉड्यूलेशन में दो चॉइस होंगे हमारे पास एंगल को मॉड्यूलेट करने के लिए। फेज मॉड्यूलेट करें तो फेज मॉड्यूलेशन, और फ्रीक्वेंसी के थ्रू एंगल को मॉड्यूलेट करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हमें ये जो सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं ये एम्पलीट्यूड में ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इन सब में सिग्नल मैसेज सिग्नल को या मैसेज सिग्नल पर बेस्ड होकर के मैसेज सिग्नल के हेल्प से कैरियर को कैसे मॉड्यूलेट करना है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद जब रिसीवर साइड पे रिसीव करेंगे तो वापस से मैसेज सिग्नल कैसे फाइंड करना है, मैसेज सिग्नल कैसे डीकोड करना है, वो हम डीमॉड्यूलेशन से समझेंगे। तो इस चीज में सारा सब कुछ हम कवर करेंगे, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स ऑफ दीज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि अब मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में आपसे जनरल डेली लाइफ में बात करूं। आप FM सुनते हैं, ठीक है, FM आपकी सिटी में कोई FM चलते होगा, 1 2 नहीं 4 5 7 डिफरेंट FM चलते होंगे। ठीक है, उन FM में से आप चूज करते हो ना, आप ट्यून करते हो ना कोई पर्टिकुलर कौन सा FM सुनना है, आपको 94.3 सुनना है, आपको रेडियो मिर्ची सुनना है, आपको माई FM सुनना है, ऐसे अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग FM चलते हैं। ठीक है, आप कौन से, और जो रेडियो जॉकी होता है वो बोलता भी है ना, कोई ऐड आने वाला होता है तो मेरा चैनल ट्यून करके रखें, मैं अब आपको गाना सुनाऊंगा अगले में ये बोलता है ना, या ट्यून करके रखें, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ फलाने ढिकाने से, ऐसा होता है ना। तो ट्यून करने का मतलब क्या होता है, हमारे उस सिस्टम में FM सिस्टम में, FM पहले तो इंडिविजुअली होते थे रेडियो जो होते थे, आजकल क्या है मोबाइल में ही FM होता है। तो उस FM में हम रिसीव करते हैं ना कुछ पर्टिकुलर कि भाई मुझे माई FM सुनना है, उसको रिसीव करना है उसके सिग्नल्स को, या मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है, या और कौन सा सुनना है। ठीक है, तो वो जो अंदर एलिमेंट होता है वही होते हैं रिसीवर्स। रिसीवर का काम होता है मल्टीपल नंबर ऑफ जो सिग्नल्स आ रहे हैं, अलग अलग FM सिग्नल्स आ रहे हैं ना, उनमें से किसी एक को चूज करना।
रिसीव करना, बाकी सबको रिजेक्ट करना। तो वो कैसे होगा रिजेक्शन, बहुत मजा आने वाला है इसमें, हम रिसीवर से जब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिसीवर में भी हम दोनों तरह के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा हो तो कैसे रिसीवर होंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा हो तो कैसे सिग्नल रिसीव होंगे। तो यहाँ पर हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसको, रिसेप्शन को। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, जो कि अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम का सिलेबस देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये घटिया टाइप का रिसीवर है। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर घटिया है। अब घटिया है तो पहले घटिया के बारे में हम समझेंगे, तब बढ़िया बनाएंगे ना, इसलिए पढ़ेंगे हम ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर को। बट ये काम में नहीं लेने वाले हम, जो काम में लेंगे वो हम यूज में लेंगे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। इसलिए आपका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के नाम से ये मेंशन होगा। ठीक है, तो ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कैसे बनता है, सारा कंस्ट्रक्शन समझने वाला है। मैं रटाऊंगा नहीं चीजें ब्लॉक बता करके। आपको याद आ रहा होगा ना, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते होंगे, 1 2 3 डब्बे डब्बे डब्बे, उनका मतलब समझ में आता था एक इंडिविजुअल का, लेकिन वो पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये नहीं थोड़ा सा क्लियर सा हो पाता था। मैं ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आगे के पार्ट पर स्विच करने से पहले मैं थोड़ा सा इसी के बारे में एनालिसिस करता हूँ। एनालॉग कम्युनिकेशन, जब मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया तो अलग अलग चीज का, अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेंडेंसी भी है थोड़ा, इसलिए मैं टेंडेंसी सब्जेक्ट की नहीं बात करूंगा, मैं सब्जेक्ट के पार्ट्स की टेंडेंसी की बात करूंगा। ये वाला जो पार्ट है, इसमें इस रिसीवर को तो बेसिक हमें ये ब्लॉक्स जो हैं समझना है, पूरा कंस्ट्रक्शन समझना है, वो समझ में आएगा। आप क्लास अटेंड करते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, समझ में आता रहेगा सिंपली। ठीक है, एग्जांपल्स लेकर के इस तरीके से मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आता रहेगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूले निकल करके आएंगे पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल है। ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, रिसीवर वाला पार्ट ये भी टफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वाला जो पार्ट है, बेसिक्स तो खैर बेसिक ही है, इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक की यूनिट करवा के और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करने लगा हूं। ये बेसिक तो बेस बनाएगा हमें आगे के कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये वाला जो पार्ट है एनालॉग कम्युनिकेशन वाला, सिलेबस में लिखा तो सिंगल टॉपिक है, लेकिन काफी लेंथी रहने वाला है, ऐसा नहीं कि छोटा सा 2-4 लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो पार्ट है, इसमें हम डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस करते हुए कुछ तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस बनाने के लिए डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपका ये करीब करीब कवर होगा, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस कराने लगूंगा आपको, और आपको लगेगा कि ये तो फालतू ही पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा हमसे। देखो, मैं छोटे क्वेश्चन बीच में कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन में बीच में कराऊंगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब कर दूंगा मैं अच्छे ढंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो करवाते हुए। अगर मेरी इस बात को नहीं माने आप, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके कॉन्फिडेंस को खराब करना, और मैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाऊंगा, कर लूंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सक्सेसफुल ना हूं, आप लोग सक्सेसफुल हों। इसलिए पहले से ही आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, गुरु की तरह आपको मंत्र दे रहा हूं। गुरु मंत्र आपको दे देता हूं कि आपको अगर इसको समझना है, एनालॉग कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को करना है, बहुत सिंपल लगने वाले हैं आपको वो क्वेश्चंस भी जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्वेश्चन। अगर आप इन डिफरेंट ब्लॉक्स को समझते टाइम पे अपने माइंड की एनालाइजिंग पावर जो होता है, एनालाइजिंग पार्ट ऑफ माइंड को एक्टिव करके रखें। क्वेश्चन कराते टाइम पे एक्टिव करने की बजाय यह है कि पहले ही एक्टिव करके रखें, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार आपका कॉन्फिडेंस लूज करवाने के बाद एज ए मेंटर तो मुझे आपको समझाना है, तो क्वेश्चंस में भी मैं बताऊंगा एनालिसिस, फिर आपको याद दिलाऊंगा कि देखो भैया वो एनालिसिस की थी ना हमने, वहां पर पढ़ा था ना, देखो ऐसे क्वेश्चन यूज मारा है। तो मैं आपको ये बता देने वाला हूँ कि यहाँ पे हम डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिमॉड्यूलेशंस पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर, हम पढ़ेंगे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, हम पढ़ेंगे आपका एनवलप डिटेक्टर। तो ये सब जो चीजें ना, इनका मतलब एनालाइज करना है, जब आप समझेंगे ना इन ब्लॉक्स को तभी एनालाइज करना है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन तो उन्हीं के बीच में छुपा हुआ था जब हम वो डिस्कशन कर रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वैसा नहीं नजर आने वाला फॉर्मूला वाला, बल्कि एनालिसिस यूज में आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपका एनालिटिक माइंड एक्टिव रखना है इसको समझते टाइम पे। चलिए, बहुत सिंपल रहने वाला है ये वाला पार्ट। अब थोड़ी सी ये बात है
कि इस वाले पार्ट का मार्क्स वेटेज देखें तो पहले तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स तीसरा क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 9 to 10 मार्क्स तक पहुंचना है अगर आपको, 12 तक भी कभी कभी आता है, तो बूंद बूंद से ही तो घड़ा बढ़ता है। और एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सोचना कि 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए, या अगर 2 क्वेश्चन आ गए 3 मार्क्स से 1 2 का, या मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का तो आने का चांस नहीं होता, ज़्यादा होगा तो 1 और 2 मार्क्स का होगा, या 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा आप मत सोचना कि ये 2 मार्क्स के लिए हम 25-30 घंटे लगा रहे हैं अपने। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, आगे की चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस सब्जेक्ट को छोड़ करके भी रैंकर्स में शामिल हो जाते हो, बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ के, तो इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको वैसे भी कोई नहीं रखेगा, PSUs में नहीं रखेगा, आपको IIT के इंटरव्यूज में भी कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भाई कोर सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है। हालांकि पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन जो है, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन की जगह मुझे बोलना चाहिए मॉड्यूलेशन, ये जो है ये है तो एक टाइप का एनालॉग कम्युनिकेशन ही, लेकिन ये एनालॉग कम्युनिकेशन में नहीं दिखने वाले इसके क्वेश्चन, वहाँ से रिलेट थोड़ा सा ही है, बस यूज में आने वाला है डिजिटल कम्युनिकेशन में, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इसको। तो ये वाला जो पार्ट है ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और इस डिजिटल कम्युनिकेशन में पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम पढ़ेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। याद आ रहा होगा ना, आपने अपने बीटेक में अपने सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये केवल पढ़ने के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करूँ, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन में ये जो सारी टेक्निक्स हैं, बस हम इनका मतलब समझेंगे। आपको पता भी होगा 80% नंबर ऑफ पर्सन्स को पहले से क्लियर होंगे कि क्या होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। डायरेक्ट इनसे रिलेटेड मैं आपको इनके इंट्रोडक्शन देने के बाद क्वेश्चंस की बात करूं तो नहीं आने वाले क्वेश्चन, लेकिन ये आपके यूज में आएंगे आगे की हम टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, वहां पर आएगा कि हाँ भाई ये जो चीज़ है PAM से हुआ है, तो आगे का क्वेश्चन करिए, उस क्वेश्चन के पैरामीटर्स को निकालने के लिए PAM का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसलिए बस थोड़ा सा समझेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, एक लेक्चर में कवर करेंगे और आगे में फिर क्वेश्चंस में इसको यूज में लेंगे। क्वेश्चंस में अगर आप ये लेक्चर जो कवर किया हुआ है ये माइंड में नहीं रहा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक तो बेस बैंड क्या होता है और बैंड पास क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं। अभी बस मैं बता दे रहा हूँ कि बेस बैंड कम्युनिकेशन में हम पढ़ने वाले हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये डिस्कस करने वाला है। और ये सारे जो कम्युनिकेशन है डिजिटल का वर्ड आते ही आपके मन में आ जाता है 0101, या 0101 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी, 0101 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी। और चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जाएगी 0101 की फॉर्म में वायर्ड इंफॉर्मेशन, वायर में फ्लो होंगे 0101 सिग्नल्स, ठीक है। तो और बैंड पास हो जाता है वायरलेस। अगर वायरलेस में 0101 भेजने हमें तो कैसे भेजने होंगे, क्या करना होगा, तो फिर उन 0101 को मॉड्यूलेट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, यहां तो होंगे 0101, मैं ऐसे कह रहा हूं, यहां होंगे मॉड्यूलेटेड 0101। अब कैसे मॉड्यूलेट होगा, वो मॉड्यूलेशन हमने समझा ही नहीं, तो मैं अभी यहां पर नहीं बता रहा हूं, अभी हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलेटेड 0101 ये सब ट्रांसमिट होंगे यहाँ पर, ठीक है। बिट्स 0 या 1 को हम बिट्स बोलते हैं ना, बिट्स का ट्रांसमिशन होगा। बिट्स का ट्रांसमिशन होता है तो 1 सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट हो रही है उसको हम बिट्स पर सेकंड बोलते हैं ना, इसीलिए आप जो डेटा यूज में लेते हो वो बिट्स पर सेकंड में होता है, MBPS। आप डेटा कनेक्शन लेते हो तो ऐसा आता है ना, 100 MBPS का है, 10 MBPS का है। आपके मोबाइल में आपका कम यूज ले रहे होते हो, सर्फ कर रहे होते हो डेटा, तो ऊपर आ रहा होता है ना 100 kbps की स्पीड से आ रहा है, 5 MBPS की स्पीड से अपलोड डाउनलोड क्या हो रहा है, वो सब बिट्स पर सेकंड में होता है। चलिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। बैंड पास के लिए आप इसको मॉड्यूलेट करोगे और मॉड्यूलेशन की स्कीम्स होते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग AS के, फेज शिफ्ट कीइंग PS के, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FS के। अगर आप इन वर्ड्स पर ध्यान दें, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही है एक तरीके का, लेकिन 0101 का।
फेज शिफ्ट कीइंग, ये एंगल मॉड्यूलेशन में दो होते थे, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये फेज शिफ्ट कीइंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एक तरह से फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, लेकिन 0101 बिट्स का। तो वो सारी चीज़ यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो ये जो पार्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन वाला, इस डिजिटल कम्युनिकेशन वाले पार्ट में फॉर्मूले निकल करके आएंगे। एक बार मैं सारा कवर करता चलूँगा, सारा सब लास्ट तक पहुँच जाऊँगा, फॉर्मूले निकल के आएंगे, फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्वेश्चंस आपने समझते टाइम पे फॉर्मूले कैसे निकल के आए ये समझ लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर फॉर्मूले कब कौन सा अप्लाई करना है ये हम सीख जाएं क्वेश्चन को रीड करते हुए, तो बहुत झटके के साथ टाइम सेव कर देंगे ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके। यहाँ से आप टाइम सेव करके और जगह पर अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम को। नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो है ये, और ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट है ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, वो एनालाइज करना होगा। यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, फॉर्मूले निकल करके आएंगे, वो सिंपल अप्लाई करने होंगे। ये थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है। और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ये टॉपिक आप जो पढ़ते हैं वो पूरा की पूरा अप्लाई होने वाला है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे क्या कैसे कोई सिग्नल्स अगर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे सिग्नल ट्रांसमिट होंगे सिंगल बिट की फॉर्म में, या एक साथ 2 बिट, या एक साथ 3 बिट, तो उनको सिंबल्स बोल देते हैं। कि भाई हम बोलते हैं ना कि अगर सिंगल बिट हो तो 2 ही पॉसिबल सिंबल हैं, लेकिन 2 बिट हो तो 4 तरह के पॉसिबल सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल्स हैं। तो जब वो सिंबल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं तो किस सिंबल की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या एंट्रोपी है, एवरेज इन्फॉर्मेशन है कितनी ट्रांसमिट हो रही है 1 सेकंड में। तो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे, हम बिट्स की फॉर्म में नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ट्रांसमिशन अगर देखें कितना इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है तो वो डिस्कस करने वाले हैं इसमें इन्फॉर्मेशन थ्योरी में। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, बेसिक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है ये इन्फॉर्मेशन थ्योरी वाला पार्ट। और बेसिक प्रोबेबिलिटी तो खैर सबको आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप यहाँ तक 11th-12th क्लास में भी पढ़ी, आपने बीटेक में भी पढ़ी, और अभी भी इंजीनियर गेट का एग्जाम अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ ही लिया। तो ये वाला पार्ट तो आप कवर कर लेते हैं, सब आराम से कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी, इसलिए टफ नहीं लगने वाला होता। 2-4 अलग से चीज़ें और सीखनी है, जैसे चैनल कैपेसिटी थ्योरम, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, तो वो समझेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद MAP कोडिंग, ML कोडिंग, वो सब यहाँ पर कवर करनी है हमें। उसके बाद थोड़ा सा जो हमें जोर लगा देना है समझने में, वो लगा देना रैंडम वेरिएबल्स एंड रैंडम प्रोसेस। हालांकि मैथमेटिक्स में स्टैट्स में आपने इसको पढ़ा है, फिर भी मैं आपको 0 लेवल पर हो ऐसा मानते हुए स्टार्ट से डिस्कस करूँगा रैंडम वेरिएबल्स एंड रैंडम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, नॉइज़ के बारे में आप सबको पता होगा। नॉइज़ कितनी भी अमाउंट का हो सकता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव, कभी भी आ सकता है, कितनी भी वैल्यू का हो सकता है, और कितनी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। नॉइज़ की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होती। वाइट होता है नॉइज़ को, आप बोल देते हो ना, ये टर्म सुनी होगी वाइट नॉइज़। वाइट मतलब ऑल फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब हर फ्रीक्वेंसी रेंज में कंपोनेंट्स होते हैं इसके, मतलब ये रैंडम है नेचर में। भाई रैंडम इस चीज़ को बोलते हैं ना जिसके बारे में हम गारंटी के साथ कभी कुछ एश्योर नहीं हो सकते कब क्या कैसा हो जाए, रैंडम। ठीक है, तो ये नॉइज एक रैंडम वेरिएबल है, किसी भी वैल्यू का वेरिएबल हो सकता है, इसलिए रैंडम वेरिएबल पर हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, उसको समझेंगे, देन उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे इसको। रैंडम वेरिएबल्स पढ़ते टाइम पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज और डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिक रैंडम वेरिएबल तो जो मैथ में पढ़ा है आपने, वो वापस से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको आता है बहुत अच्छे से, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर इसके जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखें, और नहीं आता है तो मैं ये आपको एश्योर करूँगा कि टेंशन मत लीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉइज, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है, हम नॉइज को समझेंगे बेसिक को, और फिर डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आपके एनालॉग कम्युनिकेशन से रिलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या आपका डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह के कम्युनिकेशन, वायरलेस में और वायर में डिफरेंट हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉइज होना हमारे लिए हार्मफुल है। सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज मतलब अनवांटेड सिग्नल्स
हमारे लिए तो खराब है ना, नहीं होने चाहिए। तो हम इनके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, और फिर हम देखें कौन सा किस इस नॉइज के रेस्पेक्ट से कौन सा बेस्ट है। ठीक, उसके बाद एक टॉपिक और है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जिसमें हैमिंग कोड ये होता है। अच्छा, एक कोड से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी मैं बोलना भूल गया हूँ। तो मैंने बताया था इंफॉर्मेशन थ्योरी में इंफॉर्मेशन एंट्रोपी ये तो डिस्कस करनी है आपको। सिलेबस में ये वर्ड्स नज़र आएंगे, एंट्रोपी, चैनल कैपेसिटी थ्योरम। ठीक है, एक उसके अलावा सोर्स कोडिंग और है जो मैं डिस्कस करूँगा। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि सिलेबस में, गेट के सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में है। तो ये इसका एक लेक्चर रखूंगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि पढ़िएगा आप भी इसको, सोर्स कोडिंग को। सिंपल चीज़ है, क्योंकि गेट में सोर्स कोडिंग की टेक्निक कैसे, कौन से एल्गोरिथम को फॉलो करके कैसे क्या होगी ये तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एक दो बार सोर्स कोडिंग पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है, सोर्स कोडिंग क्यों करते हैं। अब उसके लिए मुझे सोर्स कोडिंग पढ़ा के आपको समझाना पड़ेगा ना सोर्स कोडिंग क्यों करते हैं, और पढ़ाते हुए जब मैं समझा रहा हूँ तो फिर मैं बता दूंगा भाई ये एल्गोरिथम है सोर्स कोडिंग करने की, अगर कोड करेंगे तो ऐसे ऐसे होगी, तो वो भी बता दूंगा फिर लगे हाथ तो आप पढ़ ही लीजिएगा फिर इसको। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड में हमें हैमिंग कोड पढ़ना है। ये थोड़ा सा आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है ये थोड़ा सा पार्ट। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है आपने हैमिंग कोड डिस्कस किया, नहीं किया हो हैमिंग कोड डिस्कस अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पैरिटी कोडिंग, ये सब कवर करते हैं इसको, हम हैमिंग कोड्स को यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, अब एक जो टॉपिक है जो अभी सिलेबस से हट गया है, बेसिक्स ऑफ TDMA, FDMA एंड CDMA। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि अब सिलेबस से हट गया है। पहले सिलेबस में था, 2015 में सिलेबस जब रिवाइज हुआ था तभी ऐड हुआ था, 2020 में हटा लिया गया, क्योंकि 2015 से 2020 के बीच में क्वेश्चन एक आध बार आया है, बल्कि 2015 से पहले मुझे याद आ रहा है, हाँ 2 बार क्वेश्चन उससे पहले ज़रूर आ गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा होता है, इसमें कुछ नहीं है। अब जब सिलेबस से हटा लिया तो इसलिए हटा लिया है कि जब इससे क्वेश्चन ही नहीं देना है हमें बनाते टाइम पे, पेपर बनाते टाइम पे, तो बच्चों को क्यों परेशान करें कि वो पढ़ के आए, इसको क्यों इसका बर्डन ले। फिर भी अगर आप चाहेंगे, आप फीडबैक देंगे तो मैं इसका एक लेक्चर ले लूँगा, आप फीडबैक मुझे पहुँचवा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स की टेंडेंसी मैंने बताई दी है। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर वैसे हम बात करें बिहेवियर की, तो कंसेप्चुअल भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आप समझ गए होंगे कि हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, हम कंपैरिजन करने वाले हैं इतने सारों के बीच में, तो लॉजिक्स तो बनेंगे ना भाई, ये इसकी बजाय ये क्यों अच्छा है, ये क्यों खराब है, इसमें क्या होता है। तो जब एक ही चीज़ के इतने सारे पार्ट आ जाते हैं तो आपस में लॉजिकल कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, तो क्वेश्चंस भी बन करके आते हैं उससे रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल लॉजिक्स दोनों तरह के इससे रिलेटेड आएंगे। तो कंसेप्ट्स तो हमारे क्लियर होते चलेंगे जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ते चलेंगे, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसमें हमारा हाथ बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो मैं एक रफ आइडिया आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम 300 के अबाउट क्वेश्चंस हमारे इस लेक्चर सीरीज में करेंगे। 300 प्लस ही मान के चलिए आप, 300 से 320 प्लस क्वेश्चंस हम लेक्चर सीरीज में करेंगे। आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो मैंने कराया था वो किया होगा कवर, तो आपने देखा होगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने बोले उससे एक्स्ट्रा ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कम मिलने के चांस तो मुझे यहाँ, हालांकि मैं ऑनलाइन में डील नहीं करता हूँ, ऑफलाइन में डील करता हूँ, वहाँ क्वेश्चंस काउंट करते नहीं है कि क्लास में कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने करवा चुके हैं। ठीक है, तो 300 प्लस मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखने वाले हम, और वहीं से सारा बेस बनेगा, पूरा लिंक बन करके आएगा आपके सामने कि भाई ये चीज़ें कैसे कैसे क्यों क्यों क्या पढ़नी है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।